अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इलेक्शन कमीशन तो क्या, हाई कोर्ट भी बल्ला वापस नहीं ले सकती, ये ऐलान अदालत ने क्यों किया, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अडयाला जेल में जज की एक बरीक वारदात की कहानी भी आपको सुनाएंगे। जज वकला से क्यों डर गए और उन्हें जेल के दरवाजे पर क्यों रोक दिया गया, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर नैब का तारीखी ब्लंडर, इमरान खान की रिहाई के बाद गिरफ्तारी डाल दी गई और अब पूरी पुलिस जो इस मुकदमे में जिसमें खान साहब का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, अब जेल के अंदर ही उनसे तफ्तीश करेगी। और पहली बार इमरान खान की एक वीडियो जेल से बाहर आई है। ये वीडियो किस नौयत की है। और फिर व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब को ड्राई क्लीन करने का अमल जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। और फिर दूसरी तरफ नैब ने 6 नए केसेस खोल दिए हैं। 4 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, मुलजिम जरदारी हाजिर हो, ये माजरा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर गरीदा फारूकी साहिबा ने अब एक चोरी की और वो ये चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं। इस चोरी की वीडियो के साथ आपके सामने जो है तफसील बयान करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट से एक इंतहाई अहम फैसला, पूरी कौम इसका इंतजार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत पहुंचते हैं और जो सिंगल बेंच का फैसला था जिस पर डिवीजन बेंच तश्कील दिया गया, जस्टिस अनवर और एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अब इस केस की समाअत कर रहा है। और आखिरी खबर जो आई, कल सुबह 9 बजे तक इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। व्यूअर्स, कामरान हयात साहब जो इससे पहले जो सिंगल बेंच में जब ये केस गया तो उस पर उन्होंने स्टे दिया और इसके बाद एक और सिंगल बेंच ने इस स्टे को जो है वापस ले लिया। अब अदालत की ये कार्रवाई है जिस पर पूरी कौम की नजरें लगी हुई थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो अदालत देर से पहुंचते हैं और उन्होंने जो वजह बताई कि जनाब रास्ते में धुंध थी इसलिए हम पहुंच नहीं सके, पूरी कौम इंतजार कर रही है और चेयरमैन साहब जो है वो लेट पहुंचते हैं। और इस पर जस्टिस एजाज अनवर साहब ने काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा भी किया और उन्होंने ये कहा कि हम आपको समझा दें कि वक्त पर आया करें, मज़ीद इंतज़ार जो है वो नहीं होगा। और फिर जब वो पहुंचते हैं तो इसके बाद समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाता है। व्यूअर्स, मैंने इसलिए इसकी निशानदही प्रोग्राम के शुरू में कर दी कि जो संजीदगी है किसी भी केस की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला किस हद तक दिखा रहे हैं वो आपके सामने है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के दलाइल जो हैं वो शुरू होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात जून 2022 में कराए, जिसका इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड पेश किया गया। शिकायत गुजारों ने दोबारा इलेक्शन की इस्तदा की तो पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। बैरिस्टर गौहर इंतखाबात के नतीजे में पार्टी चेयरमैन मुंतखब हुए और उन्होंने रिकॉर्ड पर दस्तखत करके इलेक्शन कमीशन को दे दिए। इंतखाबात कलअदम करार देने के बाद इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस 227 नशिस्तों पर अपने हिस्से से महरूम हो जाएगी और ये वो साजिश है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है रचाई जा रही है। मैं उन तमाम दोस्तों को जो इलेक्शन के रूल्स को ज़्यादा नहीं समझते और पाकिस्तान के आम आदमी से मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि होता पता क्या है, ये जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा, शाइस्ता मलिक साहिबा और ऐसे बहुत सारे आपको, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी एक हैं, ये ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। होता क्या है जी कि जो मखसूस कोटा ना, इन पर इन्हें लाकर आप बिठा देते हैं और ये अवाम की अदालत में नहीं जाती। तो ये कोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर कर दिया गया, यानी उन्हें महरूम कर दिया गया। अब इसके हवाले से भी दलाइल जो दिए गए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये भी कहते हैं कि जिन्होंने इतराज़ात उठाए उनमें कोई भी पार्टी के मेंबर नहीं है, हमारे मेंबर्स में से इतराज़ करने वालों के नाम शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना भी कराए जाएं तो इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन सिर्फ रिकॉर्ड कीपर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले भी इस मौके पर दिए। सियासी जमात के पास इख्तियार है कि वही निशान मांगे जिस पर पहले कभी इलेक्शन लड़ा हो, क्योंकि ये सवाल किया गया था जज साहब की तरफ से कि आपको बल्ला ही क्यों चाहिए, यानी इससे
irrelevant سوال جو ہے وہ کسی جماعت سے نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر ایک پوری کی پوری اس سے پہلے عدالتی کارروائیاں ان کی نظیریں موجود ہیں کہ انتخاب جو سمبل ہوتا ہے نا آپ کا، وہ پارٹی کی پہچان ہوتا ہے، اور اگر آپ اس سے وہ واپس لے لیں گے، مثال کے طور پر اگر آپ شیر کا نشان جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے واپس لے لیں اور ان کو لوٹے کا نشان دے دیا جائے، تو شاید پاکستان تحریک انصاف جو بات کر رہی ہے اور کہ ہمیں ہمارا نشان جو واپس دیا جائے، یہی صورتحال نون لیگ کے لیے بھی ہوگی، اور یہی صورتحال اگر تیر کا نشان واپس لے لیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو وہ بھی یہی سوال اٹھائیں گے کہ جناب یہ بچپن سے نشان ہمارے پاس ہے اور آج جب ہم 55 میں آ گئے تو آپ یہ نشان ہم سے واپس لے لیں، تو بھائی یہ نہیں ہوگا. اچھا، اب انتخابی طریقہ کار میں سب سے اہم انتخابی نشان ہوتا ہے. اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، یہ بھی حوالہ جو ہے وہاں پر دیا گیا. اب ویور سوال یہ ہے کہ انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آئین اور الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. کسی قانون میں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں کہ یہ اختیار شاید ہائی کورٹ کے پاس بھی نہیں، کیونکہ جسٹس ارشد علی کے ریمارکس تھے جو انہوں نے دیے. اور جب علی ظفر صاحب یہ دلائل دے رہے تھے نا، تو جج صاحب نے انہیں روکا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارا نشان ہم سے واپس لیں. تو اس پر جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ اختیار تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ ہم آپ سے آپ کا نشان جو ہے واپس لے رہے ہیں. اب اس میں ایک جو دوسرا اہم نقطہ جو جج صاحبان کی طرف سے اٹھایا گیا کہ آپ سپریم کورٹ میں آپ کی ایک درخواست گئی ہوئی ہے، تو کیا آپ وہاں پر جا کر دلائل دیں گے؟ تو اس پر علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ڈوین بینچ کے سامنے اپنے تمام دلائل دے دیے. ہم سپریم کورٹ میں جو درخواست گئی ہوئی ہے وہ آپ کے فیصلے سے یا پھر بلہ جو آپ نے واپس اس ہائی کورٹ نے جو سٹے تھا وہ واپس لیا، اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ پاکستان میں گئے ہیں، لیکن اس فیصلے کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں ابھی نہیں گئے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سٹے آیا اور سٹے کے بعد جب یہ واپس لے لیا گیا تو اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا. ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب بلے کا نشان جو ریمارکس آ رہے ہیں اور جو چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس طرح انہوں نے اس کیس کو اپنے پاس لگا لیا، اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے اور ان کے ریمارکس بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آئین اور قانون میں کوئی ایسی نظیر موجود نہیں ہے کہ یہ بلے کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف سے واپس لے لیا جائے. اب یہ جج صاحبان جو ہے نا وہ باریک واردات ڈالتے ہیں، اور اڈیالہ جیل میں جی یہ کام ہوا ہے، اور جج جتنے بھی کیسز میں پی ٹی اے کے وکلا کو فیس کرے نا، ایک ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. اور پھر پتہ یہ چلا کہ وکلا کا جیل میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے. توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوتی ہے جی اڈیالہ جیل کے اندر، جس میں عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی پر فرد جرم عائد کر دی. حیران کن بات یہ تھی کہ جج محمد بشیر نے آج توشہ خانہ اور القاری ٹرسٹ کیس میں ضمانتوں پر فیصلہ کرنا تھا، لیکن ان کا سارا فوکس ٹرائل پر ہے. جج پی ٹی آئی وکلا سے خوفزدہ دکھائی دیتے ہیں، اور انتظار حسین پنجوتا اور نعیم حیدر پنجوتا جج محمد بشیر کو چونکہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اسی لیے ہوا یہ کچھ اس طرح کہ جب اہم درخواستیں جو دائر کرنا تھی، لیکن اڈیالہ جیل انتظامیہ کو کہہ کر ان دونوں کو باہر جو ہے وہ روک دیا گیا اور اندر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی. جب فرد جرم عائد کر دی تو کال کر کے کہا گیا کہ آپ اندر اب آ سکتے ہیں اور خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. یعنی جج صاحب اتنے ڈرے ہوئے ہیں. ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ توشہ خانہ کیس میں اب گواہ کون سے ہیں. نیب عمران خان اور بشرا بیوی کے خلاف 20 گواہ پیش کرے گا. گواہان کی فہرست میں ایک وعدہ معاف گواہ بھی شامل ہے. تحفے کا پرائیویٹ طور پر تخمینہ لگانے والے سہیب عباسی بطور وعدہ معاف گواہ پیش ہوں گے. عمران خان کے ملٹری سیکریٹری اور ڈپٹی ایم ایس ڈپٹی کونسلیٹ جنرل، اس کے علاوہ دبئی سے رحیم اللہ صاحب ہیں. توشہ خانہ کے سیکشن افسران، پی ایم آفس کے اسسٹنٹ سیکریٹری پروٹوکول زاہد سرفراز بھی نیب کے گواہان میں اب شامل ہیں. اب جو سرکار کے ملازمین ہوں تو آپ ان سے گواہی لے ہی لیتے ہیں، اور جس طرح کی آپ کو گواہی چاہیے ہوگی، جس طرح کا بیان چاہیے ہوگا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اب ویورز، پاکستان میں جو تحفے اس کا ایسٹیمیٹ لگانے کا نا ایک نظام موجود نہیں، اور یہ نیب کی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رپورٹ آئی اور ان میں یہ خود انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں تحفوں کی درست قیمت لگانے کا ہمارے پاس کوئی نظام موجود نہیں. یعنی یہ سکل سیٹ پاکستان کے اندر موجود نہیں، لیکن آپ نے اس کیس کے اندر عمران خان کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا دیا.
अब नैब का एक और ब्लंडर ये भी पकड़ा गया। इमरान खान जिस मिलिट्री सेक्रेटरी को बतौर गवाह शामिल करने की ख्वाहिश कर रहे थे, उनका नाम ब्रिगेडियर वसीम चीमा था, जिनके जरिए इमरान खान ने तोशा खाना के तहफ़ बेचे। लेकिन नैब 20 गवाहान की लिस्ट देता है और इसमें मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद है। सवाल यह है कि मोहम्मद चीमा को क्यों गवाह नहीं बनाया गया, या इतना बड़ा ब्लंडर नैब ने कैसे सरजद कर दिया। आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि तोशा खाना नैब केस असल में है क्या। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने 2018 से 2022 के दरमियान अपनी वजारत उस्मा के दौर में बैरून ममालिक से मिलने वाले कीमती तहफ़ कम कीमत पर हासिल किए और फिर इन तहफ़ को $6,35,000 में फरोख्त किया। अलकादी ट्रस्ट केस को भी पहिए एकदम से लग गए हैं और आपको बता दें कि 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया। फर्द जुर्म के लिए इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। अब जमानतें मुस्तरद हो गई हैं जी जज मोहम्मद बशीर की अदालत में से, जहां पर उन्होंने इमरान खान के दोनों केसेस अलकादी ट्रस्ट और तोशा खाना में जमानतें मुस्तरद कर दी। अब ये जमानतें इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जाना पड़ेंगे। और व्यूअर्स, ये सवाल कि जज मोहम्मद बशीर किसके प्रेशर में है, ये इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह से इस केस को या इमरान खान के दीगर केसेस को पहिए लग गए ना कि 2-2 दिन की तारीखें मिल रही हैं, इस तरह इतना फास्ट इंसाफ हमने पाकिस्तान में इससे पहले भी होते हुए नहीं देखा। आज के बाद 11 जनवरी की तारीख पड़ रही है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर तमाम केसेस छोड़ छाड़ के आजकल सिर्फ एक ही केस इसकी समाअत करते हुए आपको नजर आएंगे, वो है खान साहब के। और व्यूअर्स, आपको एक बात ये भी बता दूं कि फवाद चौधरी को पेश जब किया गया, चूंकि फवाद चौधरी पर भी जेल में तरक्याती स्कीमों में घपले का केस है, तो ढूंढा जा रहा था कि जज साहब कहाँ हैं। बताया गया कि अब वो हर रोज जेल में होते हैं। फिर उनको ड्यूटी जज के सामने पेश किया गया। हालांकि जज छुट्टी पर ना हो और मौजूद ना हो तो ड्यूटी जज के सामने उन्हें पेश किया जाता है। मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जल्द से जल्द इन तमाम केसेस के अंदर सजा सुनाना है, क्योंकि साइफर केस में जमानत के बाद कोई भी बड़ा केस नहीं जिसमें इमरान खान को सजा दी जा सके। आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि तोशा खाना फौजदारी केस में जिस तरह जज हुमायूं दिलावर ने समाअत की, वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला मुअत्तल हो गया। इमरान खान दोबारा अहल हो जाएंगे, इसलिए तोशा खाना, नैब रेफरेंस और अलकादी ट्रस्ट केस का सहारा जो है वो नैब की तरफ से लिया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना 90 रोज आप किसी को भी अपनी तहवील में बगैर किसी वजह के भी रख सकते हैं। अब ये दोनों केसेस कितने कमजोर हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। और तोशा खाना केस में जो नैब की रिपोर्ट है ना, वो इसकी कमजोरियों को खुद ही ये उजागर कर रही है। इमरान खान के खिलाफ सरकारी अफसरान को रिश्वत देकर मर्जी के रेड लगाने का कोई सबूत नहीं मिला, और अलकादी ट्रस्ट तो सुप्रीम कोर्ट और मलिक रियाज का केस है, और जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो इसलिए अब क्या मलिक रियाज वादा माफ गवाह बनेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि अलकादी ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत ने 6 मुल्ज़मान के असासी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया। इनमें मलिक रियाज भी शामिल हैं। तो उन्हें इमरान खान के खिलाफ गवाही देने पर क्या इस तरह मजबूर जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि खान साहब की ना पहले रिहाई होती है, क्योंकि एक रोपकार जो है वो जारी की गई, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई। और ये जो वीडियो वाला मामला है ये कैसे बाहर है ये भी मैं आपको बता देता हूं। खान साहब पर 9 मई को GHQ पर हमला करने का एक केस बनाया गया, और अब इस केस के अंदर गिरफ्तारी जो है उनकी डाली गई है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं जी मलिक एजाज। उन्होंने 9 मई केस की समाअत की है, और जिस सिलसिले में इमरान खान को अदालत में तलब किया गया, ताहम जेल हुकाम ने उन्हें पेश करने से माजरत की, जिसके बाद उनकी वीडियो लिंक के जरिए पेशी जो है वो यकीनी बनाई गई। यानी वो जेल में थे, जहां से वीडियो लिंक के जरिए उनका राब्ता अदालत के साथ जो है वो जोड़ा गया। तो ये पहली वीडियो थी जेल के अंदर से जो इमरान खान की बाहर आई है। व्यूअर्स, आपको ये भी मैं बता दूं कि इमरान खान की जेल समाअत अब क्या मुसलसल होगी और दीगर मुकदमात में भी, तो जवाब है जी उसका बिल्कुल इसी तरह ये फैसले जो हैं दिए जा रहे हैं। क्योंकि खान साहब ना एक लम्हे के लिए भी जब बाहर निकलते हैं तो उनका एक जुमला, एक झलक जो है ना वो तहरीक बन जाता है। और रियासत इतना डरी हुई है कि अगर हमने इमरान खान को, यानी जो इस वक्त सियासत के सुपरस्टार हैं, लीडर हैं, हमने इन्हें बाहर निकाला तो लोग जो हैं उनकी एक झलक के ऊपर भी कई घंटे बात करेंगे, एक तासुर आएगा, लोग जानना चाहते हैं कि इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है।
व्यूअर्स, पुलिस ने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की सजा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद किया। अदालत ने कहा कि जी 9 मई से मुतल्लिक जितने भी मुकदमात में इमरान खान नामजद हैं उनकी तफ्तीश अडयाला जेल में ही की जाए। अब सारी की सारी अदालतें जेल शिफ्ट हो गई, एहतसाब अदालत भी जेल शिफ्ट हो गई, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी जेल शिफ्ट हो गई, साइफर अदालत भी जेल शिफ्ट हो गई, इलेक्शन कमीशन भी जेल शिफ्ट हो गया, गैर शरही निकाह केस भी इस वक्त जेल शिफ्ट हो गया। तो ये एक इमरान खान को स्पीडी जेल में रखने का एक इंतजाम इस तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब ना ड्राई क्लीन मुसलसल हो रहे हैं और इतने ये करप्शन ज़्यादा थे, इनके ऊपर इतने इल्ज़ामात थे कि मज़ीद इन्हें अब ड्राई क्लीन की ज़रूरत है। और आपको ये बता दें कि नैब ने अब 6 नए केसेस खोल दिए हैं। जैसे ही काजी साहब ने नवाज शरीफ साहब को नए साल का तोहफा दिया ताहयात नाअहली ख़त्म करके, तो इसके साथ ही बाकी इदारों ने भी नवाज शरीफ को एक एक करके क्लीन चिट देना शुरू कर दिया। नैब ने एक इलामी में कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज की नैब में कोई कन्विक्शन नहीं। यानी इससे पहले क्या कभी किसी इदारे ने या किसी अदालत ने इस तरह का कोई एलामिया जारी किया? स्टेटमेंट ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज का डिफॉल्ट का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। FBI ने खत में कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज टैक्स डिफॉल्टर भी नहीं है। IG पुलिस पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एंटी करप्शन पंजाब ने खत में कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस ज़ेर-ए-इल्तवा नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ कौन से केसेस चल रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं कि नैब के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ 6 हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात जारी हैं। इन हाई प्रोफाइल केसेस में चौधरी शुगर मिल्स, शरीफ ट्रस्ट, LDA प्लॉट्स, तोशाखाना केस, ज़मीन अराजी और कौमी ख़जाने से प्राइवेट दौरों के केस की तहकीकात भी जारी हैं। शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो बंद हो गई है जी। 1 जनवरी 2024 को होने वाली जो एक बोर्ड की एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी उसमें एक फैसला जी सामने आया जिसमें नवाज शरीफ और उनके फैमिली के अरकान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया। शरीफ ट्रस्ट केस में इल्ज़ामात आप पर क्या थे और जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई 31 मार्च 2000 को ये इस इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी जाती है। शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि शरीफ फैमिली ने खुफिया तौर पर शरीफ ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल किए। ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि ट्रस्ट के खातों का ऑडिट नहीं कराया गया और रकूम में खुर्द बुर्द जो है वो की गई है। इल्ज़ाम ये भी था कि शरीफ खानदान ने असासे बना रखे हैं जो ट्रस्ट के नाम पर हैं और बेनामी जायदादों के तौर पर इन्हें रखा गया। बनामा JIT की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 2000 में मंजूरी के बाद से शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन को नैब ने बिला जवाज ताखीर का शिकार कर रखा है। नैब ने शहबाज शरीफ की बनाई कानून साजी से उन्हें रिलीफ दिया। नैब ने शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से तरमीम शुदा नैब एक्ट 2022 के सेक्शन 31B के तहत इन्वेस्टिगेशन बंद की। अब व्यूअर्स, सेक्शन 31B असल में है क्या? इस शिक के मुताबिक किसी रेफरेंस की पैरवी से पहले चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मुशावरत से हकाइक, हालात और शवाहिद की मजमूई हैसियत को देखते हुए जुज़वी तौर पर इस एक्ट के तहत किसी भी कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर मशरूत या गैर मशरूत तौर पर वापस ले सकते हैं या इसे ख़त्म किया जा सकता है, बशर्ते ये कि ये गैर मुनसिफाना हो और फिर इसके ऊपर कार्रवाई कैसे आगे चलेगी इसका भी बाकायदा तरीक़ाकार जो है बता दिया गया। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि जाली बैंक अकाउंट्स केस है जी और मुलजिम जरदारी साहब को हाजिर होने का कहा गया है। और जाली बैंक अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत जो दीगर मुलजिमान थे जो नामजद हुए, जिन पर 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर इल्ज़ामात हैं, इस केस में शरीक मुजरिम अनवर मजीद जो हैं वो जेल से बाहर हैं। केस नवंबर 2019 में कराची से नैब कोर्ट इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था। इसके बाद गुज़श्ता साल अगस्त में जाली बैंक अकाउंट केस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल किया गया और जरदारी साहब के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को यह भी बताया कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को नोटिस नहीं मिले, इसलिए वो पेश नहीं हुए। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर को 19 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में यानी 2015 में पहली दफ़ा
یہ اس وقت سامنے آیا جب مرکزی بینک کی جانب سے FIA کو مشکوک ترسیلات کی رپورٹ یعنی STRs بھیجی گئی۔ FIA نے ایک اکاؤنٹ سے جو A1 انٹرنیشنل کے نام سے موجود تھا مشکوک منتقلی کا مقدمہ درج کیا، جس کے بعد کئی جعلی اکاؤنٹس ہیں وہ سامنے آئے۔ FIA نے ان کی ٹیم نے آصف علی زرداری اور اومنی گروپ کو مبینہ طور پر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے فوائد حاصل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا اور ان کے نام جو ہیں وہ ECL میں ڈالنے کی سفارش بھی کی۔ 10 ماہ کی جو قلیل مدت میں مبینہ طور پر 4.5 ارب روپے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئے اور دیگر اکاؤنٹس میں ان کی منتقلی کی گئی۔ ان میں بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے داماد زین ملک کا نام بھی سامنے آیا، جنہوں نے مبینہ طور پر 75 کروڑ کی رقم مشکوک اکاؤنٹس میں منتقل کی۔ اب کیس کا کیا ہوگا؟ اس کیس میں پچھلے کافی عرصے سے خاموشی ہے۔ اب بھی یہ کیس شہباز شریف کے کیسز کی طرح کچھ ہی وقت میں ردی کی ٹوکری میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا اور ضرورت پڑنے پر اسے کھولا جائے گا، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایسے کیسز جب بھی بنائے جاتے ہیں نا، ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی فائدے جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں، اور جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور پھر حکومت بنانے کی بات آئے گی تو اس وقت ان کیسز کو بطور بارگیننگ چپ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اور زرداری صاحب پر اور ان کی جماعت پر پریشر ڈالنے کے لیے اس کیس کو دوبارہ جو ہے وہ کھولا گیا، یعنی نوٹسز جو ہیں اس کیس کے اندر کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے آپ کا پاکستان۔ کرپشن سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مل کر کرپشن کرو تو بھائی سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ورز آخر میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک ویڈیو جو ہے نا وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کی وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر یہ جو غریدہ فاروقی ہیں NA 130 لاہور میں سروے کر رہی ہیں، اور یہاں پر نواز شریف اور یاسمین راشد صاحبہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کی درخواست کے اوپر خیر ابھی فیصلہ محفوظ ہوا، اور اس ویڈیو میں نون لیگ کی ورکرز کو وہی بتا رہی ہیں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، اور پھر نون لیگ کے ورکرز جو ہیں اس کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب لوگوں سے نا شاید رہا نہیں گیا، جب زیادتی اور ظلم کی فضا ہو تو لوگ اپنے طور پر خود ہی جو ہے وہ کمیونٹی جرنلزم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ کسی خاص جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، کیونکہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے باہر سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے نام نہیں لیے، نام لیتے تو ان کو ہم بتا دیتے کہ نام یہاں پر کسی کا لینا کتنا مشکل ہے، اور آپ کو اس کی قیمت برطانیہ میں تو کم از کم ضرور ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ باہر سے PTI کے سپورٹر بیٹھ کر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل جو لکھا گیا یہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب تو جی ان کا بیان بھی آ گیا، اکانومسٹ جس نے اسے قبول کیا، جس کا ایک طریقہ کار ہے، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا، اور وہ بار بار لکھ کر آپ کے منہ پر تماچے مار رہے ہیں، اور آپ خاموشی سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خط لکھنا تھا بھائی، خط لکھو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ لیکن وہ دیر کر رہے ہیں۔ اب تو یہ غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں، ان کی پوری جو چوری ہے نا وہ پکڑی گئی ہے، لوگوں نے خود ان کو بے نقاب کیا ہے، اور ان کے ذریعے شاید وہ نون لیگ کو ایک سہارا مل جاتا، لیکن یہ سہارا بھی پاکستان کی عوام نے ان سے چھین لیا۔ کمیونٹی جرنلزم کر کے انہوں نے ان کی اصل اوقات جو ہے وہ دکھا دی ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔